स्टार्ट हुआ था तो मैंने तुम्हें एक डिफरेंस बताया था केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में, सबसे मेजर डिफरेंस क्या था वो? किसी को याद हो सर तो? हाँ सर केमिस्ट्री में हम लोग बिल्कुल माइक्रो स्टडी करते हैं, माइक्रो लेवल पे। अरे मैक्रो स्टडी। भाई साहब, लड़कों को याद है, बच्चों को सबको याद है, अरे वाह। ठीक, देखो केमिस्ट्री बिल्कुल एग्जैक्टली हम माइक्रो लेवल पे डील करते थे। ठीक है, बहुत सही भाई। ठीक, और फिजिक्स पूरी की पूरी मैक्रो लेवल पे डील करती थी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बात समझ में आ गई। केमिस्ट्री माइक्रो लेवल पे डील करेगी, फिजिक्स मैक्रो लेवल पे डील करेगी। पर हुआ क्या, बेसिकली जब एक रेंज बनाई गई, रेंज का मतलब एक स्केल बनाई गई, तो स्केल में हुआ क्या, उस चीज को ध्यान समझना। ये जो चीज है, ये सबसे छोटी वैल्यू है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक लेवल। क्या बोल देते हैं? एटॉमिक लेवल। जिसपे इसको हम माइक्रो लेवल ही बोलते हैं। और ये मैक्रो लेवल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बल्क लेवल। बल्क लेवल का मतलब है जो बड़ी चीजों में हम चीजों को कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल के बीच में एक बहुत बड़ी सी एक मेजरमेंट थी या यूनिट्स थी जिसको किसी ने पढ़ा ही नहीं। तो जिसको हम बोले 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁻6 मीटर तक, ये एक ऐसी रेंज बनी हुई थी जिसको ना तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी और ना ही जिसको फिजिक्स पढ़ रही थी। समझना, फिजिक्स कहती है कि भाई हम तो छोटे लेवल पे डील करेंगे, तो उसके अच्छा 10⁻⁹ मीटर को हम और क्या बोल सकते हैं? नैनोमीटर। एग्जैक्टली 1 नैनोमीटर। और इसको कितना बोल सकते हैं? माइक्रो। 1000 नैनोमीटर, मतलब बेसिकली 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, सही है ना? यस सर। तो बेसिकली हमने ये देखा कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के अंदर जो चीजें लाई कर रही हैं उनको कोई स्टडी नहीं कर रहा है। केमिस्ट्री कहती है कि मैं माइक्रो लेवल पे डील करूंगी, इसका मतलब मैं 1 नैनोमीटर से नीचे वाली सारी चीजों पे डील करूंगी। फिजिक्स कहती है भाई साहब मैं तो 1 नैनोमीटर से ऊपर, 1000 नैनोमीटर से ऊपर वाली चीजों पे डील करूंगी। तो जो ये वाला पार्ट था जिसको केमिस्ट्री ने भी छोड़ दिया, फिजिक्स ने भी छोड़ दिया, तो ये पार्ट बहुत सालों तक, मतलब बहुत सालों का मतलब बहुत सालों तक किसी ने पढ़ा ही नहीं। इसीलिए इस रेंज को हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ नेग्लेक्टेड डायमेंशंस। क्या कहते हैं? वर्ल्ड ऑफ नेग्लेक्टेड डायमेंशन। ठीक है, अब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके ऊपर पूरी एक बुक बनी हुई है, इसी नाम से एक पूरी बुक पब्लिश है जिसको कहा गया है वर्ल्ड ऑफ नेग्लेक्टेड डायमेंशंस। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ नेग्लेक्टेड डायमेंशंस पे इंटरेस्ट दिखाना चालू किया और कहा इसकी स्टडी हम करेंगे। जब उन्होंने इसकी स्टडी कर ली या करनी चालू की, तो ये भाई देखो साइंस तो साइंस है, तो साइंस के तीन ही पार्ट हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, सॉरी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी, तीन ही पार्ट हैं साइंस के, इसके अलावा कोई पार्ट है नहीं। बायोलॉजी में इस चैप्टर का जाने का कोई सेंस बनता नहीं है, सेंस बनता है केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आने का। जब इस पार्ट को स्टडी कर लिया गया तो फिजिक्स वालों से बोला गया इसको आप अपने में इंक्लूड कर लो, तो फिजिक्स वालों ने मना कर दिया कि नहीं हम इसको अपने में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब से ये चैप्टर ज्यादा पुराना नहीं है, ये चैप्टर अब से बस 22 साल पहले ही केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो केमिस्ट्री ने कहा चलो एक काम करते हैं, इस चैप्टर को हम अपनी केमिस्ट्री में इंक्लूड कर लेते हैं, पर हम इस पे ज्यादा डेप्थ में रिसर्च नहीं करने वाले। पर अब तो होने लगी है, पर उस टाइम पर उन्होंने बोला कि हम ज्यादा डेप्थ में रिसर्च नहीं करेंगे, पर हम इसे केमिस्ट्री में क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो उन्होंने इस चीज को, इस पूरी रेंज को एक नया ही नाम दे दिया केमिस्ट्री में, जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम था? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछ ले सरफेस केमिस्ट्री की रेंज क्या है, तो हमेशा याद रखना सरफेस केमिस्ट्री की रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, या 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर तक है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक, अब हुआ क्या, जब सरफेस केमिस्ट्री को हमने पढ़ना चालू किया तो सरफेस केमिस्ट्री को बेसिकली हमने कहें तो 4 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से वो 4 पार्ट थे जिनको हमें इस चैप्टर में इंडिविजुअली पढ़ना है? ठीक है, देखो जो सबसे पहला पार्ट था वो था सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी।
सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। हमने कहा ठीक। दूसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। डी है, बी नहीं है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन नहीं है, एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। तीसरा पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कैटालिसिस। चौथा पार्ट भी कहने को ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो बेसिकली इस चैप्टर को अगर ब्रॉडली देखें तो 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री, ये सरफेस टेंशन, दूसरा एड्सॉर्प्शन, तीसरा कैटालिसिस और चौथा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। तो अगर हम सबसे पहले पार्ट को लेके चलें तो सबसे पहला पार्ट हमारा काफी इजी है और उसमें हम ऑलरेडी बहुत चीजें पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। देखो, सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी का बेसिकली मतलब क्या है, सबसे पहली चीज तो ये समझो। देखो, ये सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी, सरफेस के मॉलिक्यूल से बस जो एक्स्ट्रा एनर्जी। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो सबसे पहली बात समझने वाली है कि ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल एक ही चीज के साथ डील करता है, जिसको कहते हैं हम लिक्विड्स। ना तो ये कॉन्सेप्ट सॉलिड्स के लिए बना हुआ है, ना ही ये कॉन्सेप्ट गैस के लिए बना हुआ है। कौन सा? सरफेस केमिस्ट्री का नहीं, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का बता रहा हूं, ठीक है। तो ये मत याद रख लेना सरफेस केमिस्ट्री सर ने बोला था लिक्विड और गैस के लिए नहीं है, सॉलिड और गैस के लिए नहीं है, ठीक है। तो यार ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये वाला पार्ट हमारा लिक्विड्स के लिए ही बना है। अब अगर हम कोई भी एक लिक्विड ले लें, जैसे हमने कहा कि भाई हमने तो वाटर ले लिया, ठीक है भाई, हमने वाटर ले लिया, तो ये वाटर के क्या है, यहां तक हमने किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। चलो, अब हुआ क्या, ऊपर सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं और जाहिर सी बात है पानी में अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने कहा ठीक है भाई। अब बेसिकली 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड है। एक होते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। तो दूसरे होते हैं हमारे बल्क मॉलिक्यूल्स। अब सीन क्या है, देखो, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 3 तरफ से किससे घिरे हुए हैं? दूसरे पार्टिकल से घिरे हुए हैं। जैसे ये वाला इधर घिरा हुआ है, ये वाला इधर घिरा हुआ है, ये वाला नीचे जो बल्क पार्टिकल्स हैं उनसे घिरा हुआ होगा। पर तो समझना, इधर वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स, ये इसको कैंसिल आउट कर रही होगी, बिल्कुल सही बात है। ये वाली जो फोर्स है, इसको कोई ऊपर कैंसिल आउट नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो मैं बोलूं जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो नेट फोर्स होगी वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, हमने कहा ठीक है। अब अगर बल्क पार्टिकल्स को लें तो गौर से देखो, ऊपर और नीचे इनके पार्टिकल्स होंगे, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। लेफ्ट और राइट में पार्टिकल्स होंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो जो इन पे नेट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी? 0। तो बेसिकली जो जिनके पास नेट फोर्स 0 है, उनके ऊपर कोई, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जिनके जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं होती। तो भाई सीधी सी बात, बल्क मॉलिक्यूल पे कोई एनर्जी नहीं है। पर सरफेस मॉलिक्यूल स्टेबल है नहीं, क्योंकि उनके ऊपर नीचे से एक खिंचाव लग रहा है। खिंचाव का मतलब फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब उनके पास एनर्जी होगी जो कि अच्छी खासी ज्यादा होगी, हमने कहा ठीक है। तो जो ये एनर्जी है, समझना, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? सरफेस सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस की वजह से है क्या, जो अपर लेयर है उसके ऊपर एक खिंचाव सा बना हुआ है। खिंचाव का मतलब कोई चीज उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो उसको एक टेंशन सी है। तो जो ये फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी 2 सेम चीजें नहीं होती हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों के ऊपर? और सरफेस एनर्जी में सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी होती है वो होती है, और सर सरफेस टेंशन जो जिन पे फोर्स लग रहा होता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स लग रहा होता है वो सरफेस टेंशन। ठीक है। तो कभी दोनों को मिक्स मत कर देना इस तरीके से, सर ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल देयर इज अ एनर्जी व्हिच इज नोन एज सरफेस टेंशन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा।
हमेशा जब भी एनर्जी की बात करो कि वो अनस्टेबल हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से कैंसिल आउट नहीं हुई उनकी फोर्स, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हैं, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से उनके ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी है जो कि सरफेस एनर्जी कहलाती है। और जब सरफेस टेंशन की बात करो तो सिंपल बात बोलोगे कि वो फोर्स चारों तरफ से कैंसिल आउट नहीं हो रही है, जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो नहीं है। दैट्स वाई जो फोर्स है वो उन्हें नीचे की तरफ खींचती है, which creates a tension on the surface of the water या liquid, that is known as surface tension। डिफरेंस समझ में आया दोनों को? यस सर। पक्की यस बात? सर। चलें आगे। ठीक है। यस सर। अब कोई तुमसे पूछ ले सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, तो क्या बोलोगे? सर न्यूटन। न्यूटन? न्यूटन पर मीटर। बेटा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। जो फोर्स की यूनिट होगी उसी को क्या बोलोगे, किसकी यूनिट बोलोगे? सरफेस टेंशन की, ठीक है। और एनर्जी की क्या यूनिट होगी? जूल्स। जूल, किलो जूल, जो चाहो वो ले लो। समझ गए डिफरेंस? समझ गए दोनों में? यस सर। पक्की बात? ठीक है। यस सर। अब देखो, समझो बिल्कुल सिंपल सी बात। अब अच्छा एक चीज और है, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि अगर हमें ये दिखाना हो एक रिलेशन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की यूनिट के बीच में, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में। मैं ईयर भूल गया किस ईयर में आया हुआ है, काफी पुराना है, मतलब जब मैंने पेपर दिया है उससे भी पुराना था, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे याद है उस टाइम हमने किया था। क्वेश्चन ये था, आया था कि एमंग, जो नीचे ऑप्शंस थे, एमंग दीज विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो मैं बता देता हूं उसका सॉल्यूशन। ऑप्शंस तो मुझे नहीं याद है, मुझे आंसर याद है, ठीक है। और क्या था वो मैं समझा देता हूं। देखो बेसिकली एनर्जी की बात करोगे, समझना ध्यान से मेरी बात को, ठीक है। अब सर जो देखो, जब हम समुद्र में जाते हैं, ध्यान से समझना, तो समुद्र में वाटर है, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। समुद्र में वाटर है, जो समुद्र का वाटर की जो सरफेस है उसके ऊपर भी एक एनर्जी है, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, पर उस एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन नहीं बोलते। कोई बता सकता है क्यों नहीं बोलते? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बता दो। क्वेश्चन समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं समुद्र देखा है यस सर। पिक्चर्स में, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके तुम डूबे ही हो, समुद्र पिक्चर्स में देखा है, हर जगह देखा है। समुद्र के वाटर पे जो, अब सोचो, एक ध्यान समझना, समुद्र का जो वाटर है उसकी भी तो एक सरफेस है। यस सर। यस सर। उस सरफेस के ऊपर भी तो सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी होनी चाहिए, यस सर। पर नहीं होती। वो पूछ रहा है क्यों? सर वेरिएबल होता है क्योंकि। जैसे वेरिएबल में कौन से फैक्टर ले रहे हो? सर वो सर्टेन नहीं है अब। सर नहीं, तो सर्टेन के लिए क्या मतलब, क्या कैसे मान रहे हो सर्टेन नहीं है? तुम समझ नहीं रहे। तुमने बोला, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा ये बोल क्यों नहीं रहा है, तुम बोल रहे हो सर ये मर गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये मर गया है, मेरा क्वेश्चन अगर मरा है तो क्यों, कैसे मरा है, समझना। सर ट्राई। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? सर एक तो सर नीचे को फोर्स लग रहा होगा ठीक, बल्क मॉलिक्यूल्स की वजह से, और ऊपर जो टाइड्स वाला ग्रेविटेशन का फोर्स अरे लगता है वो कैंसिल कर रहा वाह होगा। भाई वाह, लड़के सोच तो रहे हैं, दिमाग तो चला रहे हैं, कुछ भी कहो, बिल्कुल सही आंसर। भाई मेरे देखो, समुद्र में क्या है ना, समुद्र की हमेशा याद रखना, समुद्र पे जो सरफेस होती है उसमें हम सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो एक हमेशा मूविंग सरफेस होती है। कौन सरफेस होती है? मूविंग सर। ठीक है, समुद्र की सरफेस कभी भी स्टिल नहीं होती, तुम्हें कितनी भी स्टिल दिखाई दे पर समुद्र की सरफेस कभी भी स्टिल नहीं होती। जैसे तुम कभी बीच पे जाओ तो क्या कभी भी लहरें आना बंद हो जाती हैं क्या? नो सर। वो एक अलग बात है कि दिन के टाइम वो हो सकता है लहरें बहुत पीछे तक आ रही हो, रात में वो लहरें बहुत आगे तक आ रही हो, पर लहरें तो आ रही हैं, दैट्स अ परमानेंट प्रोसेस की लहरें तो आएंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लहरें बंद हो गई, वो सरफेस तुम्हें कितनी भी अनमूवेबल दिखे पर वो मूव हो रही है। मूविंग सरफेस पे कभी भी हम सरफेस केमिस्ट्री या सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। अब सवाल ये है कि क्यों भाई वो सरफेस मूविंग होती है हमेशा? क्योंकि उसके ऊपर दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है मून और सन का इफेक्ट, दूसरा होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है, और नीचे की तरफ किसका इफेक्ट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है।
जिसकी वजह से जब जो चीज ज्यादा होती है उस तरह से वो टाइड्स हैं वो बनती रहती हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर हाँ भाई, सर विंड की वजह से नहीं होता वो? विंड इतना बड़ा इशू नहीं होता है, उल्टा हम ये बोलेंगे जो टाइड्स की वजह से जो एयर का मूवमेंट होता है वो विंड कहलाती है। नहीं समझे बात को? देखो, एक तो होता है कि तूफानी आ गया, ध्यान समझना बात को। जैसे अभी आजकल रिसेंटली बहुत तूफान आया, उड़ीसा में आया, फिर उधर आया था गुजरात साइड में, वो तो तूफान ही है, समझ रहे हो? ठीक है, तो उस टाइम वो तूफान एक चक्रवात बना ले या समुद्र का पानी शहर के अंदर तक ले आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर क्या तूफान रोज आते हैं क्या? नो सर। ठीक है, तो तूफान को हम क्या है, एक परमानेंट फैक्टर कंसिडर नहीं कर सकते कि तूफान की वजह से टाइड्स आ रही हैं। ऐसे तो क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक की वजह से तो टाइड्स आती हैं कि नहीं आती हैं? सुनामी आ जाती है, सब आ जाती है, पर वो कितने, क्या साल में 1 2 4 5 इतने ज्यादा, तो उनको हम इतना मेजर कंसिडर नहीं मानते। पर सन, मून और ग्रेविटी ये तो एक परमानेंट फैक्टर्स है ना, ठीक है? यस सर। तो इनकी स्टडी परमानेंट है और इनको हम एक परमानेंट फैक्टर्स मानते हैं। तो हमने कहा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हमें यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि अगर आप कहीं पे सरफेस मॉलिक्यूल्स या सरफेस मॉलिक्यूल की सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन निकालने वाले हो, तो पहली कंडीशन है जो सरफेस है वो नॉन मूवेबल हो। नॉन मूवेबल का मतलब होता है कि जैसे तुम्हारे बाल्टी में हुआ, टब में हुआ, टंकी में पानी हुआ, इस तरीके का जो चीज है वो चीज क्या कहलाती है? हाँ भाई, नॉन मूवेबल सरफेस। ठीक, अब नॉन मूवेबल सरफेस में इमेजिन करो जो तुम्हारा कंटेनर का जो वॉल्यूम या एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड। ठीक है, अब सोचो अगर तुम टंकी, अपनी छत की टंकी को बड़ा छोटा करते रहोगे तो उसके अंदर का पानी ऊपर नीचे होता रहेगा, ऐसे ऐसे। यस सर। जिसकी वजह से उसमें लहरें क्रिएट होंगी और जो सरफेस है वो फिक्स नहीं होगी। तो मैंने कहा ये कंटेनर हमारा क्या है? फिक्स्ड है। हम इस कंटेनर का जो एरिया है वो हमारा फिक्स्ड है। अब कोई बोल सकता है कि हम क्यों इस कंटेनर का वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, एरिया की बात करने जा रहे हैं? सर नीचे एनर्जी नहीं होती है तो फिर इसलिए वॉल्यूम नहीं ले रहे। सर नहीं, ये नहीं हिसाब सही बैठा। हाँ बोलो। सर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, बस ऊपर का सरफेस का एरिया चेंज हो रहा है, तो डिफरेंस उसी में आ रहा है सर। अरे भाई अगले तुम तो गजब ही ढाए हो है। ठीक, देखो बिल्कुल सही चीज। देखो तुम इसी कंटेनर को देखो, अगर जैसे तुम अपनी छत की टंकी सोचो, क्या छत की टंकी में हमेशा पानी बिल्कुल बिल्कुल ऊपर तक भरा रहता है? वहां से कभी खाली नहीं होता क्या? वो होता है सर। होता है। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो हमेशा हम गैस के केसेस में लेते हैं। क्यों? गैस कंटेनर में कितनी भी कम हो पर वो ऑक्यूपाई क्या कर लेंगी? पूरी स्पेस। पर जब हम वाटर की बात करेंगे तो कोई कंपलसरी नहीं है मैं बिल्कुल यहां सरफेस तक जाके वॉल्यूम भरूं। तो मैं क्या करता हूं उस टाइम पे? एरिया कंसिडर करता हूं, मैं कंटेनर का वॉल्यूम नहीं कंसिडर करता। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सोचो, अब मैंने बोला, समझना ध्यान से। अब वो बोलेगा अगर एक फिक्स्ड कंटेनर में हमें अगर यूनिट निकालनी है सरफेस एनर्जी, किसकी यूनिट निकालनी है? सरफेस एनर्जी की। तो उस टाइम पे क्या होगा? एनर्जी की यूनिट समझना ध्यान से, एनर्जी अपॉन एरिया। यस सर। कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो। एनर्जी का मतलब होता है हम उसको किस में लेंगे? जैसे तुम्हें अभी ऊपर बताया, जूल में। सही है? यस सर। नीचे एरिया Yes, किस में sir. लेंगे? फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर में ले लें। सही है? यस सर। Yes, sir. जूल का कन्वर्जन क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, यस सर। डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर गया, यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर मीटर। तो बेसिकली रिलेशन समझ में आया। अगर मैं चाहूं एक फिक्स्ड कंटेनर में अगर बात करूं तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों की यूनिट क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब तुम सोच, अब यही चीज थी जो उस क्वेश्चन में आया था, समझ रहे हो? और ये उस टाइम का बहुत हॉट क्वेश्चन था जो कि लोगों के समझ में ही नहीं आया था कि वो एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है। समझ रहे हो? मतलब मेरे पेपर देने से पहले वाले सालों में आया था, तो मेरे टीचर ने मुझे भी ये क्वेश्चन बताया था।
ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस टाइप दो ये इसे कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन इज नॉट लाइक कि तुम सोचो कि मैंने सारे चैप्टर कवर कर लिए और मैं जाके पेपर फाड़ दूंगा, ठीक है। कंपटीशन इज लाइक आप कितना सोच सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि हमने कितना पढ़ा है। ये बात याद रखना, कंपटीशन का कभी मतलब ये नहीं होता है कि हम कितना रटके गए हैं, समझना। अगर रटके जाके और पूरे चैप्टर पढ़ के कंपटीशन निकलता तो ये याद रखना तुम्हारे स्कूल के टॉपर ही अपर रैंक्स लाते। मतलब क्यों सीबीएसई आईआईटी वाले बोलते ये ना बोल देते कि ये देखो हर स्कूल का जो टॉपर होगा उसको हम क्या करेंगे, सीधा आईआईटी में एडमिशन देंगे। या फिर वो ऐसे बोल देते भाई जो भी सीबीएसई के टॉप 100 स्टूडेंट होंगे उन्हें पेपर देने की जरूरत नहीं है आईआईटी की, वो कहाँ जाएंगे सीधा, हाँ आईआईटी में। अरे आप सोचो ना यार, किसी सीबीएसई पेपर लेता है आईआईटी का, सीबीएसई बोर्ड लेता है। जिसने बोर्ड में 99.9% सिक्योर कर लिए, जिसने 100% सिक्योर कर लिए, दैट मीन वो तो भगवान है भाई। 100% से ऊपर क्या सिक्योर करोगे, तुम्हें सब कुछ आता है। 99% तुम्हारे फिजिक्स में आए हैं, 100 केमिस्ट्री में आ गए, 100 मैथ में आ गए, तो बचा ही क्या, तुम तो जाओ सीधा आईआईटी। पर आईआईटी कभी नहीं कहता कि हम टॉपर को भी लेंगे। क्यों? बोर्ड और कंपटीशन में सबसे बड़ा डिफरेंस है, बोर्ड में तुम याद करके जाओ और वहां जाके कर दो उल्टी, ठीक है, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। पर कंपटीशन में तुम कितना भी याद करके चले जाओ, पर अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है कॉन्सेप्ट में, दैट मीन्स आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। और कंपटीशन तभी निकलता है जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाते हो। जिस दिन आपको लगे कि मेरे को ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया है, उस दिन अगले चैप्टर पे मूव करो। पर अगर तुम अपने आप को बेवकूफ बना के मूव कर रहे हो, दैट मीन्स आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक, यस सर। तो सरफेस केमिस्ट्री सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन समझ में आ गया, दोनों अलग कैसे हैं और यूनिट वाइज दोनों सेम कैसे हैं। यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये हमारा सरफेस पहला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, इजी था पहला पार्ट। यस ठीक, अब आते हैं पार्ट 2 में, जो कि सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। ठीक, अब देखो कभी कंफ्यूज मत होना, दो टर्म होते हैं, एडजॉर्प्शन और इससे पहले जो शब्द तुम बहुत ज्यादा पढ़े हो जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो दोनों में सर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ एडजॉर्ब में सर वो मॉलिक्यूल्स अपनी सरफेस पे रख लेता है। हाँ एग्जैक्टली एक सिंपल भाषा में बोलें तो कोई भी मॉलिक्यूल इस सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जाएगा, वो केवल और केवल सरफेस पे आके रुक जाएगा। पर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल पेनिट्रेट करके कहां चला जाता है? अंदर। बताओ ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है एब्जॉर्प्शन, इससे हमें इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है कि मॉलिक्यूल कैसे पेनिट्रेट करके जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल मतलब है इस पार्ट से कि कैसे वो केवल और केवल किस पे आके अटक जाएगा? सरफेस पे आके अटक जाएगा। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आया ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एब्जॉर्प्शन से पहले एक काम और करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक और आता है, मैं भूल गया बताना, एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, उसको उसको आखिरी में पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, वो कोलाइड में वापस आएगा, उसको कोलाइडल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको कोई लोड नहीं है। ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन ही चालू रखते हैं। ये चीज समझ में आई, एब्जॉर्प्शन? ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, जब भी किसी कंटेनर, मान लो एक मॉलिक्यूल है ए, अगर कोई चीज आके इसके सरफेस पे बस चिपकी रह जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलना चालू कर देते हैं एब्जॉर्प्शन। हमने कहा ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब लोगों को इंटरेस्ट था कि कैसे कोई चीज सरफेस के मॉलिक्यूल पे आके चिपक जाती है। इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा है, ध्यान समझना, किसका? सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का। ठीक है, वो ही सेम कॉन्सेप्ट है, पर वो केवल किस में लगता है? लिक्विड्स में। सेम यही कॉन्सेप्ट अगर यूज कर दें सॉलिड्स में, तो वो सॉलिड्स के केस में, क्या कह रहे हो सर? एडिशन और कोहेजन।
हाँ, एडिसिवनेस और कोइसिवनेस, ठीक है। तो बेसिकली अगर उसी चीज को हम इंक्लूड कर दें सॉलिड्स में तो वो चीज कहलाने लगती है एड्सॉर्प्शन। क्या है एड्सॉर्प्शन? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक लोहे का पीस है या कोई भी मेटल का पीस है, ध्यान समझना, जाहिर सी बात है मेटल के पीस में भी दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एक सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एयर से किस में होंगे, कांटेक्ट में, और कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि बल्क में होंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, बल्क वाले मॉलिक्यूल सॉलिड के और मॉलिक्यूल से चारों तरफ से घिरे होंगे, और जो सरफेस वाला है वो फिर से वही बात, तीन तरफ से इस तरीके से घिरा होगा। हमने कहा बिल्कुल सही है। तो जो ये वाला मॉलिक्यूल है बल्क वाला, ये तो स्टेबल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर होगा क्या, जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसको स्टेबल होने के लिए ऊपर से कोई इसकी फोर्स कैंसिल आउट करे आके, तब बात है। तो ये अपनी फोर्स कैंसिल आउट करने के लिए आसपास जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करना चालू कर देता है? अट्रैक्ट करना चालू कर देता है, और उन मॉलिक्यूल्स को आके बैठा लेता है कहाँ पे? अपनी सरफेस पे, कि तुम आके मेरी सरफेस पे बैठो, जिससे मैं क्या हो जाऊं, मैं भी स्टेबल हो जाऊं। किससे स्टेबल हो जाऊं? जो नीचे की तरफ मेरी फोर्स लग रही है, तो मैं इस फोर्स से क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। तो ये आके इनको सरफेस पे बैठा लेता है और इनको नीचे कभी नहीं जाने देगा, क्योंकि नीचे जाने से इसका कोई फायदा नहीं है। तो जो ये फिनोमेना है इसी को कहते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? बोलो, बताओ, ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बार Yes, sir. दोबारा ठीक है, मतलब दोबारा देखो, सिंपल चीज है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाली फोर्स तो कैंसिल आउट हो गई, यस सर। नीचे से एक फोर्स लग रही है उसको, सही है? हाँ अब तुम Yes, दिमाग sir. लगाओ, कोई तुम्हारे पैर नीचे की तरफ खींच रहा है और तुम नीचे जा रहे हो, तुम बड़े अनस्टेबल हो, तो तुम जब किसी से कहोगे मुझे बचाओ आके, मुझे बचाओ आके, तो अगर कोई बंदा आसपास में बचाने आए और वो भी तुम्हारे पैर खींचने लगे तो काम चलेगा क्या? नो सर, उसे क्या खींचना पड़ेगा? ऊपर से खींचना पड़ेगा। ऊपर से मैं हाथ दूंगा तो ऊपर से उसे हाथ खींचना पड़ेगा। तो यस सर। तो हमेशा वो वाला बंदा मेरे से तो ऊपर ही रहेगा ना। यस सर। तो सोचो Yes, वो sir. चीज कभी मेरी सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर जा पाएगी क्या? सर कौन सा बंदा? जैसे जो मान लो जो बंदा ऊपर से मुझे खींच रहा है, अगर वो नीचे चला जाए तो मुझे कुछ Yes, फायदा sir. होगा क्या? नो नहीं सर। सर। मेरी तो अनस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। यस सर। तो मैं उस बंदे को कभी अपने नीचे जाने दूंगा क्या? नो सर। तो मैं Yes, उसको sir. हमेशा ऊपर की तरफ रखूंगा कि भाई नीचे से कोई तो वो ऊपर की तरफ से खींच। अब द सीन इज, नीचे की तरफ से जो खींच रहा है वो मेरा बल्क मॉलिक्यूल है, वो ज्यादा तेज फोर्स से खींच रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर दो तीन बंदों को बुलाऊंगा कि भाई आके मुझे ऊपर से खींचो, कि मैं मेरी जो फोर्स है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाए। तो उसी जो वो मॉलिक्यूल्स आके चिपके, ये तीन मॉलिक्यूल सरफेस पे, इन्हीं को कहते हैं क्या? एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन। ठीक बोलो, है। बताओ, समझ में आया? यस सर। ठीक। तो अगर कोई तुमसे सिंपल एक मेजर शब्दों में पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडी और एबी में एब्जॉर्ब वो डिफरेंस क्या है, तुम क्या बोलोगे? एडी प्योरली सरफेस फिनोमेना है, यस सर। ठीक है। Yeah. एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल अंदर घुस जाता है और बल्क मॉलिक्यूल से जाके मिल जाता है, तो वो एक बल्क फिनोमेना है। बोलो, यस सर। कोई दिक्कत? जो No, sir. मेरा डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, यस आगे ठीक है। अब आ जाओ, अब वो कह रहा है कि जो ये एड्सॉर्प्शन है बेसिकली ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान समझना। तो बेसिकली देखो, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है उससे पहले ये समझना जरूरी है ये किन चीजों से मिलके बना है। देखो, एक एड्सॉर्प्शन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो हमारे पास सरफेस हो, क्या हो? Surface. सरफेस, ठीक है। और एक हो जो उस सरफेस पे आके बैठे, मतलब सिंपल सी बात बोले तो दो चीजें चाहिए, एक जिस पे आके बैठेगी और जिस पे जो आके बैठेगी। डिफरेंस समझ रहे हो? इस चीज यस पे सर। आके बैठोगे और कौन आके बैठा, ये आके बैठा, मॉलिक्यूल। ठीक है। तो दोनों को
इनका खुद का एक नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं? Absorbent. और इनको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट। Absorbent. ठीक, अब देखो इसमें लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है फ्यूचर में कि जब वो टर्मिनोलॉजी यूज करता है एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट, वो कहेगा लेट अस टेक एब्जॉर्बेंट ऑफ सोडियम, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे सोडियम चिपका है या इसने किसी को चिपकाया है। तो इसको कैसे, मैंने कैसे याद रखा हुआ था अपने टाइम से, मैं तुमको बताता हूँ। देखो समझो बात को। जैसे मैं बोलूं एलिजाबेथ, एलिजाबेथ किसका नाम है? लड़की का या लड़के का? लड़की का। लड़की का। बेथ, उसमें आखिरी में बेथ आ रहा है, यस सर। यहाँ पे बेथ किस में आ रहा है? चिपकने वाले पे। हाँ। तो कभी तुमने वो देखी डीडीएलजे मूवी? नहीं देखी? देखिए सर। ठीक है, तो उसमें शाहरुख खान हाथ फिरा के ऐसे खोल के खड़ा होता है, कौन भाग के आके चिपकती है? काजोल। काजोल। तो हमेशा क्या होता है, लड़का एक स्टिल पोजीशन पे होता है और लड़की आके उस पे चिपकती है। बोलो सही है? ठीक है, यस। तो हमेशा चिपकेगी लड़की और लड़का हमेशा स्टिल रहेगा, या लड़की लड़के पे आके चिपकेगी। ठीक है, तो सेम वही चीज लड़की क्या होती है? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ का मतलब एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट हमेशा चिपकेगा और एब्जॉर्बेंट क्या करेगा? हमेशा चिपकाएगा। बोलो कोई आएगा। दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा याद रखेंगे, चिपकने वाला होता है एब्जॉर्बेट और चिपकाने वाला होता है हमेशा एब्जॉर्बेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब एक चीज सोचो, मैं तुम्हारे सामने x लिखूं या m लिखूं, ठीक है, तो मैं बोलूं x को रिलेट करना है मेल फीमेल से और m को रिलेट करना है मेल फीमेल से, तो किसको रिलेट करोगे मेल फीमेल से, और किस मतलब x को मेल से रिलेट करोगे या फीमेल से? एम को कर लेंगे। m को किससे रिलेट करोगे? मेल से। m को हमेशा मेल से रिलेट करोगे, ठीक है, यस सर। और x को Yes. हमेशा किससे रिलेट करोगे? फीमेल। फीमेल से। तो अब एक चीज बताओ, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट में फीमेल कौन है? एक्स। नहीं, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट में फीमेल कौन है? एब्जॉर्बेट। बेट। बेट फीमेल, तो फीमेल को हमेशा एक्स डिनोट करेंगे और एब्जॉर्बेंट को हमेशा किससे डिनोट करेंगे? एम से। एम। कोई दिक्कत? ठीक, अब कोई सोच रहे होगे एक्स क्या है, तो एक्स है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट, कितना आके चिपका है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और एम क्या है? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, कि किस पे आके मतलब जिस पे चिपका है उसका कितना अमाउंट था। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, यस सर। तो बेसिकली Yes, अगर sir. मैं बोलूं एक रेशियो ले लूं x बाई एम रेशियो, मतलब अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट अपॉन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट ले लूं, तो बेसिकली ये जितना बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन उतना बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा फिर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हमेशा याद रखना उतना बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स, जाहिर सी बात है, इसका मतलब मैं बोल दूं एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स के। ठीक है, यस सर। अब तुम सोचो कैसे सोच रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने सामने कोई एक टेबल देख लो या फिर कुछ भी तुम्हारे सामने हो, बुक हो, कुछ भी हो, उस बुक की जो सरफेस है उसको देखो। मान लो इस बुक की सरफेस अभी फिक्स्ड है, अब इसके ऊपर तुमने एक दाना चिपकाया, फिर 2 मॉलिक्यूल चिपकाए, 3 मॉलिक्यूल चिपकाए, तो तुमने एम का तो रेशियो फिक्स रखा, पर किसका रेशियो बढ़ाते जा रहे हो? एक्स का। एक्स का। तो बेसिकली सोचो, एक फिक्स जगह पे ज्यादा से ज्यादा चीज चिपकती जा रही है तो उसको क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। सही है? यस सर। अब मैं बोल दूं उस कॉपी को देख रहे हो, उसके ऊपर 5 चीज चिपका दो। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा 5 चीज, और जितना उसका एरिया था वो हमारा अमाउंट था, वो हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। पर अब सोचो, तुम एब्जॉर्बेट नहीं बढ़ा रहे, मतलब एक्स की वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हो, पर नीचे नीचे तुम किसको बढ़ाते जा रहे हो? एब्जॉर्बेंट को बढ़ाते जा रहे हो। तो धीमे धीमे बहुत बड़े एरिया में बहुत कम मॉलिक्यूल चिपके होंगे, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा?
घटेगा। घटेगा। ये बात समझ में आई? H/m कैसे रिलेट करता है? Yes, sir. पक्का? यस। कोई हर चीज पे जाके चिपक जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे तुम फॉर एग्जाम्पल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस। अगर तुम हाइड्रोजन गैस किसी, तुम्हारे सामने 3 मेटल रखे हुए हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, कौन कौन सा रखा हुआ है? आयरन, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम। ठीक है, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम। तुम इन तीनों के ऊपर बराबर से 5, फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर, 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर और 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर, तीनों के ऊपर छोड़ोगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा इन तीनों में, वो कौन होगा? प्लेटिनम। फिर होगा आयरन और फिर होगा एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों के तीनों सेम अमाउंट ऑफ गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तीनों में प्लेटिनम सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन गैस को। क्यों करता है इसका रीजन नहीं पढ़ना है, पर ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होगा, शी सेल में। वहां पे हम हाइड्रोजन गैस की ही बम्बार्डिंग कराते हैं, किसके ऊपर? प्लेटिनम के ऊपर। कोई दिक्कत? तो समझ में आया नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट कैसे काम करता है? यस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट पूछा जाए तो उसमें ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा लिख के आना, यही सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि H2 गैस सबसे ज्यादा अगर किसी मेटल पे एब्जॉर्ब होती है तो वो होती है प्लेटिनम के ऊपर, हमने कहा। ठीक है, ये बात। फिर उसके बाद दूसरी चीज वो कहता है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। हाँ, फिर इसका कोई रीजन है? नहीं, रीजन होगा जरूर, पर हम ना, मैंने आज तक पढ़ा है, मतलब अपने लेवल पे नहीं है, ना इंजीनियरिंग लेवल पे है, ना अभी सर 11th-12th के लेवल पे है। अगर कोई होगा तो वो होगा PhD M.Tech वाले लेवल पे होगा। तो हमें कभी आज तक ना पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पर जो ये एग्जाम्पल है ये काफी फेमस रहा है हमेशा से ही। ठीक है, चलें आगे। आवाज आ रही है? ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, इसका भी बहुत फेमस एग्जांपल है और आजकल तो बहुत ज्यादा है मास्क के केस में। देखो मास्क में आज तुमने देखा है, आजकल बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं। यस सर। ठीक है, आज बीच में भी चारकोल का बड़ा एकदम से क्या आ गया था, क्रेज आ गया था। हर चीज में चारकोल, टूथपेस्ट में चारकोल, फेस क्रीम में चारकोल, फेस वॉश में चारकोल, फेस पैक पे चारकोल, मास्क में चारकोल, जो साबुन देखो चारकोल, नहाने वाला साबुन देखो तो चारकोल, हर चीज में चारकोल डालने लगे थे। डाल रहे थे नहीं डाल रहे थे मेरे को नहीं पता, एड में तो हर चीज में चारकोल आ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली एक्टिव चारकोल जो होता है, ठीक है, वो प्योर कार्बन का होता है। तो तुमने देखा होगा वो मास्क में यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। तो देखो मास्क में, अच्छा तुम मास्क पहन, क्या हुआ सर? मतलब कोविड वाला मास्क? नहीं नहीं, कोविड नहीं, पॉल्यूशन वाला मास्क। अच्छा। हाँ, तो तुमने कभी देखा हो तो जैसे तुम मास्क लगाते हो तो क्या उसमें तुम सांस नहीं ले पाते क्या? ले पाते हैं सर। ठीक है, पर वो कहते हैं कि हम जो भाई नेचर की जो पॉइजनस गैसेज हैं उनको आपके पास नहीं आने देते, बोलते हैं। ठीक है, यस सर। या पॉल्यूशन Yes, को sir. आपके पास नहीं आने देते। तो हमने बोला चलो हम मान लेते हैं ये चीज हमारी चारकोल है, ये वाला पीस चारकोल का है। तो होगा क्या, एयर में तुम्हारे पास ऑक्सीजन भी होगी, पॉल्यूशन के तौर पे CO2 भी होगी। तो होता क्या है, जब तुम एयर लोगे तो जाहिर सी बात है चारकोल क्या करता है, एयर को तो चारकोल के थ्रू पास होके तुम्हारे पास आने देता है, एयर का मतलब O2 को, पर CO2 को कहाँ रोक लेता है, यहीं पे। बाहर। ठीक है, मतलब CO2 को क्या कर लेता है, बाहर रोक लेता है। बाहर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, यहां कर दो। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं जैसे CO2 क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, बोल सकते हैं। यस सर। और O2 को एब्जॉर्ब नहीं किया, O2 को जाने दिया। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं तो एक्टिव चारकोल किसका बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है, CO2। CO2 का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। ठीक है, अब ये हो गई बात समझ में आई। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है एरिया ऑफ, या सरफेस एरिया लिख लो,
सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या है तीसरा? सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। तो बेसिकली क्या है सरफेस एरिया? देखो सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने घर में एक दीवार होगी, ठीक है, तो मान चलो तुमने उस दीवार को पूरा का पूरा फेविकॉल से पेंट कर दिया, पूरी दीवार पे फेविकॉल लगा दिया। अब तुम लेकर आए वो स्माइली वाली बॉल्स, येलो कलर की स्माइली वाली बॉल्स लेकर आए। अब तुम सोचो तुमने उस दीवार पे फेंकना चालू किया, वो समझना ध्यान से, तो बॉल तुम्हारे लिए क्या हो गई? बेट हो गई, और वो दीवार क्या हो गई? बेंट हो गई। यस सर। अब ऐसा मानो तुम्हारे सामने दीवार है, उसका एरिया के हिसाब से तुमने एज्यूम किया कि सर इस पे 1000 बॉल चिपक जाएंगी, मैं अगर मारूं तो। मैंने कहा ठीक है। अब मान लो उसका मैं एरिया, तो पहले कितनी बॉल चिपकी थी? 1000। अब सोचो मैं कह दूं सर मैंने उस दीवार को आधा कर दिया, उस दीवार का एरिया आधा रह गया, तो अब उसमें कितनी बॉल चिपकेंगी? 500। 500। तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन बढ़ा या घटा? घट गया। घट गया। तो सिंपल सी बात है, जो एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया घटा तो एड्सॉर्प्शन भी घटा, और अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ा। तो सिंपल सा हिसाब किताब है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब समझो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 4, जिसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है। अब एक चीज बोलो, सोचो, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की बात करें तो यहाँ पे एक शब्द आता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? सर जहाँ पे वो जस्ट कन्वर्ट हो रहा है, जहां मतलब जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो रहा है गैस से लिक्विड में, उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट। जैसे तुम अपने घर में जब घुसते हो तो घुसते कहां से हो? जहां तुम्हारा घर का दरवाजा होता है वहीं से घुसते हो, ठीक है। यस सर। तो अगले स्टेप में अगला कदम रखते ही अगर तुम घर में घुसने वाले हो तो वो कदम से जो पहला वाला कदम होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल स्टेप। क्या कहलाएगा? क्रिटिकल स्टेप। हाँ, मतलब अगर स्टेप्स की बात करें तो कहलाएगा क्रिटिकल स्टेप। तो अगर हम ऐसे बात करें तो अगर कोई चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली है 30 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे कन्वर्ट होने वाली है? 30 तो 30.1 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर में मुझको एक चीज बताओ, गैस में होगी या गैस लिक्विड में होगी? गैस लिक्विड। बोलो। ठीक है। हाँ भाई। यस। नहीं भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस में ही होगी। तुम नहीं समझे अभी बात? मैंने बोला तुम अगले कदम में घर में घुसोगे, पर जो वो अगला कदम जिसमें तुम घर में घुसोगे उससे पहला वाला कदम क्या कहलाएगा? क्रिटिकल स्टेप कहलाएगा। यस सर। तो क्या तुम क्रिटिकल स्टेप में घर में घुस गए? नहीं सर। जैसे तुम फॉर एग्जांपल ऐसे मानो तुम पेपर में, केमिस्ट्री पेपर में स्कूल में पास कितने नंबरों में होते हो? 33। तुम 33 पे पास कहलाओगे। क्या तुम 32 पे पास कहलाओगे? नहीं सर। पर 32 है क्रिटिकल मार्क। क्यों? 32 के बाद एक नंबर अगर और मिला तो वो हम किस पे पहुंच जाएंगे? पास पे। ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और लिक्विड के स्टेट मतलब जो लिक्विफिकेशन के पॉइंट में वो टेम्परेचर जिसका अगला ही पॉइंट एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो ये सवाल पूछ रहा है, क्या गैस में होगी या गैस सॉलिड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी?
गैस 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 में होगी। सबको समझ में आया? पॉइंट नहीं आया बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, ठीक, sir. अब समझो बात को। अब एक चीज सोचो, अगर हम बात करें लिक्विड की और गैस की, तो ये बताओ किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं और किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं? सर कौन सी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अब अट्रैक्टिव की बात करेंगे। सर लिक्विड। लिक्विड में ज्यादा होती हैं, तो मैं बोलूं इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा होती हैं लिक्विड में और कम होती हैं गैस में। अब एक चीज सोचो, जब हम इधर से इधर बढ़ेंगे गैस से लिक्विड की तरफ, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी? घट रही होंगी। घट रही होंगी। मैंने कहा ये वो पॉइंट है जहां पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और हम इस पॉइंट तक पहुंच गए, तो इस पॉइंट पे भी गैस गैस ही रही, ध्यान समझना। पर इस Yes, टाइम sir. पे गैस गैस में होने के बावजूद इस पॉइंट पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सबसे कम होंगी। तो मैं तुमसे पूछूं, गैस में होते हुए किस टाइम पे उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी? तुम किस पे बोलोगे? सर एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी ले लो, तुम बोलते सर एट क्रिटिकल पॉइंट। सर क्रिटिकल पॉइंट पे ना आप हमेशा याद रखना गैस में होगी, पर उस टाइम पे गैस में फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी, स्पेसेस सबसे कम होंगी, क्योंकि अगले स्टेप में हम उसको गैस नहीं बोल सकते, क्योंकि अगले स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Liquid में. लिक्विड में। बोलो सबको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक, तो हम सिंपल सी बात बोलें, क्रिटिकल अगर टेम्परेचर को ले लें तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, स्पेसेस कम हो जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने पे मॉलिक्यूल समझना एक कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल समा जाएंगे। सोचो ध्यान से, नहीं समझ में आया मेरे? सोचो ध्यान समझना, तुम्हारे पास एक दीवार है, बहुत ध्यान समझना, तुमने दीवार में बॉलें गैप दे दे के लगाई हैं, समझना ध्यान से, और बॉलें बिल्कुल चिपका चिपका के लगाई हैं, तो किस केस में जो एड्जॉर्प्शन होगा ज्यादा होगा? सर चिपका चिपका के लगाइए। चिपका चिपका के, इसका मतलब जब बॉलों के बीच में स्पेस कम होगी तो हमारा एड्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। बढ़ जाएगा. तो वो यही कह रहा है, अगर किसी गैस को लिक्विफिकेशन पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट पे एड्जॉर्ब की तरह यूज करोगे तो उस केस पे उसका एड्जॉर्प्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत, ये पॉइंट ना समझ में आया हो? हाँ भाई। सर हाँ। सर ये जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला जो आपने वो डायग्राम बनाया है वो एक बार दोबारा समझा दो प्लीज। ऐसे सोचो, गैस है, गैस में स्पेसेस ज्यादा होती हैं, फोर्सेस क्या होती हैं? कम होती कम। हैं। जब गैस Yes, से sir. लिक्विड की तरफ बढ़ोगे तो स्पेसेस क्या होती जाएंगी? स्पेसेस कम होती और जाएंगी, फोर्सेस बढ़ेंगी। इसका मतलब स्पेसेस कम होंगी तो दो मॉलिक्यूल्स गैस के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। यस सर। तो और पहले के टाइम पे वो दूर दूर थे, ठीक है। यस सर। तो अब एक चीज सोचो, तुम एक सीट है जिसमें मतलब स्कूल की सीट है, इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं, उसमें अगर 3 लोग, 2 लोग दूर दूर होके बैठ जाएं, तीसरा बैठ पाएगा क्या? सर हाँ, है मतलब सर समझ नहीं आया कैसे, मतलब जैसे ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में से फॉर एग्जांपल 3 एसी में जा रहे हो, 3 एसी Yes, में sir. लोअर बर्थ है, मान लो दिन का टाइम चल रहा है, तो उस लोअर बर्थ में एक्चुअल में कितने लोग बैठ सकते हैं? 3 लोग बैठ जाते हैं। 3 लोग बैठते हैं, क्यों? एक्चुअल तो उतनी की स्पेस देते हैं वो, ठीक है। Yes, sir. कि 3 लोग कंफर्टेबली फैल के बिल्कुल बैठ सकें। पर मान लो Yes. वहां पे 2-3 लोग और चढ़ाए और तुम्हें वो खिसकाने लगे, तो तुम्हारे बीच की स्पेसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। कम। और उसमें 2 लोग और बैठ जाएंगे,
यस सर। तो पहले उस सीट ने 3 लोग को चिपका रखा था, अब उस सीट ने कितने लोग को चिपका लिया? 5 तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा या घटा? बढ़ गया। बढ़िया। बढ़ गया। बस सिंपल सी बात यही है कि जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर की तरफ आओगे तो उस टाइम पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी और उसकी स्पेसेस घट रही होंगी, फोर्सेस बढ़ रही होंगी। तो इसका मतलब एक उतने ही एक फिक्स्ड सरफेस के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या कर पाएंगे? चिपका रख पाएंगे। पाएंगे। अब समझ में आई बात? यस सर। ठीक। यस सर। अब नेक्स्ट आओ, 5वां पॉइंट। 5वां काफी इंपॉर्टेंट, प्रेशर ऑफ अ गैस। क्या मतलब है? क्या मतलब बताओ? सर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक, तो इससे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा घटेगा? सर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर absorption- बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फिर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना, प्रेशर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्यों? अब एक समझना, कॉन्सेप्ट समझना। मैं लिखित में देता हूं, 95% लोगों को इसका कॉन्सेप्ट किसी को सही नहीं होता, और मैं लिखित में दे सकता हूं, तो अपने स्कूल के टीचर से ही पूछ लेना, उसको भी इस प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अधिकतर लोग क्या बताते हैं कि आप अगर प्रेशर से गैस को छोड़ोगे, किससे छोड़ोगे? गैस को प्रेशर से छोड़ोगे तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये होता ही नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट कैसा होता है, इसका कॉन्सेप्ट सेम वैसे है जैसे तुमने लास्ट ईयर मैंने ली चैटियस प्रिंसिपल को प्रेशर के केस में किसके साथ पढ़ाया था? याद हो तो मैंने प्रेशर और एक चीज को तुम्हें साथ में पढ़ाया था ली चैटियस प्रिंसिपल में, वो था नंबर ऑफ मोल्स को। किसको? नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक, तो देखो अगर किसी कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा या प्रेशर कम होगा? ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारा एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? देखो कॉन्सेप्ट ऐसा है, ध्यान समझना मेरी बात को बहुत। हाँ, कभी किसी फेयर में या नुमाइश में या मेले में गए हो तो वहां देखा है वो एक कपड़े पे दीवार पे बैलून चिपकाया था, तो मेरे बंदूक दे कहता है मारो निशान लगाओ, देखा है? यस सर। ठीक है, तो एक चीज सोचो, उसने तुम्हें कितने निशाने मारने की वो देता है छूट? जितनी गोलियां है। इतनी गोलियां तो मान लेते हैं, तुम्हें कहा कि चलो यार मैं तो 5 गोलियां दे रहा हूं, तुम 5 बैलून मतलब तुम 5 निशाने मार के देखो, तुम्हें क्या लगता है तुम 5 में से कितने बैलून तोड़ दोगे? 4। चलो 4 मान लिया। तुम्हारा मैं बोलूं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हुआ? 5 में से 4। यस सर। ठीक, अगर मैं बोल दूं तुमको कि भाई तुम्हें मैं 20 गोलियां दे रहा हूं, अब कितने फोड़ लोगे? 16। मैं कहता हूं 16 नहीं फोड़ोगे तुम, बिल्कुल तुम्हारा निशाना बकवास है, 7-8 तो फोड़ोगे। यस सर। तो टेक्निकली रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पहले से तो ज्यादा हो गया, नहीं समझे? अब तुम यहां सोच रहे होगे सर क्या बकवास बात कर रहे हो, 5 में 4 था और 20 में आप 7 बोल रहे हो, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन तो घटना चाहिए। सोच तो यही रहे होगे, ठीक? सर कंपैरिजन में घटेगा नहीं ना? नहीं, यहाँ बेटा दिमाग ये लगाना है तुम्हारे लिए, यहाँ पे एब्जॉर्बेंट क्या है? बेंट है वो कपड़े की दीवार जिसपे बैलून चिपके हुए हैं, सही है? और तुम्हारे लिए एब्जॉर्बेट है गोलियां, ठीक है? अब तुम जितनी ज्यादा गोली होंगी उतना ज्यादा चांस है कि तुम्हारे बैलून फूटेंगे, ठीक है? अब मैं तुमसे बोलूं यार एक काम करो, 5 बैलून फोड़ के दिखाओ, और मैं तुम्हें 5 गोलियां दी हैं, तो सोचो क्या चांस है तुम 5 के 5 बैलून फोड़ लोगे? कम। बहुत, मतलब 90% मान लेते हैं चलो। पर अगर मैं तुमसे बोल दूं, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, मैं अगर तुमको बोल दूं
कि भाई मैं तुम्हें 20 गोलियां दे रहा हूँ, 5 बैलून फोड़ो, चांसेस क्या हैं? हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 100%। आंख बंद करके मारो तो भी 95% चांस है तुम मार लोगे। तो सेम वो यही कह रहा है कि यार एक चीज सोचो, ध्यान समझना, एक चीज सोचो, जब तुम कंटेनर में तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, ध्यान समझना, तो प्रेशर बढ़ेगा। ये तो इसका बाई प्रोडक्ट है। क्या है? बाई प्रोडक्ट। समझना ध्यान से। नंबर, जैसे मैंने बोला कि यार तुमने 5 बैलून फोड़े, मैं तुम्हें एक टेडी बियर दूंगा, जैसे वो लोग देते हैं, पार्ले जी का बिस्किट दूंगा या एक चॉकलेट दूंगा, वो तो बाई प्रोडक्ट है। तो सेम वैसे ही यहाँ नंबर ऑफ मोल्स किसी कंटेनर में ज्यादा है तो उसकी वजह से तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, समझ रहे हो, जो कि अपने आप होगा। पर उसका फायदा क्या है? जब उन नंबर ऑफ मोल्स को हम एकदम से खोल देंगे और कहेंगे जाओ उस दीवार पे जाके चिपक जाओ, तो अगर 500 मॉलिक्यूल्स मैंने छोड़े और 500 मॉलिक्यूल्स में 400 चिपके, तो एड्जॉर्प्शन का रेट हुआ 1। और मैंने उसी कंटेनर में दूसरे कंटेनर में 500 की जगह 1000 मॉलिक्यूल रखे और खोल दिया कंटेनर, तो मुझे ये पता है 400 तो से ज्यादा ही चिपकेंगे। जब 500 में 400 चिपके हैं तो 1000 में 400 से ज्यादा ही चिपकेंगे ना। यस सर। बोलो, सबको समझ में आई बात? यस सर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पे होता क्या है, आपका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं, एज देयर आर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ गैस, देन देयर आर मोर चांसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। बोलो कोई चीज, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस ठीक है, सर। तो Yes, हमेशा sir. याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ऑफ द गैस वाला। ठीक है, इसको याद रखना। अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द गैस नहीं, सॉरी, टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान समझो बात को। टेम्परेचर इफेक्ट हम दो जगहों से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान समझना। एक देख सकते हैं गैस, जिसको हम क्या मानते हैं, एब्जॉर्बेट, सही है? यस सर। एक देख सकते हैं सॉलिड की तरफ से, जिसको हम क्या मानते हैं, बेंट। बोलो, ठीक। अब हम दोनों ही पढ़ेंगे, दोनों ही तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तुम्हारे, जबकि एनसीईआरटी में केवल एक ही दे रखा है, हम दोनों करेंगे। मैं तुम्हें गैस बोल रहा हूं, ध्यान समझना बात को। मैं कह रहा हूं गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है, तुम्हें घटाना है? बोलो हाँ या ना। यस सर। बढ़ाना है, Yes, घटाना है, sir. क्वेश्चन है। बढ़ा दो सर। बढ़ा दिया। चलो ध्यान सोचना। अब तुम एक चीज सोचो, ये सामने दीवार है और तुम्हारी ये रही गैस के पार्टिकल्स, इनका टेम्परेचर बढ़ गया और ये जब जाके इससे टकराएंगे, तो मुझे एक चीज बताओ, एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है तो फिर वो बाउंस भी कर सकते हैं। ठीक, और मैं ये बोलूं ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा कस के टकराएंगे और अच्छे से चिपकेंगे, ये बोल सकता हूं? यस सर। ठीक, यस सर। इसी वजह से हम बोलते हैं यहाँ पे अनसर्टेन। क्या बोलते हैं? अनसर्टेन। समझना क्यों। जब सोचो एक मॉलिक्यूल जाके चिपक गया दीवार पे। अब इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि दीवार पे एक बॉल चिपक गई एक बॉल। अब अगर तुमने उस दीवार पे कसके से दूसरी बॉल मारी, तो अगर वो बॉल उस पहली वाली बॉल को नहीं लगी तो एड्जॉर्प्शन बढ़ा। अगर वो बॉल उसी बॉल को लगी तो क्या करेगा, वो बॉल तो नीचे गिरेगी जो मारी, और जो चिपकी थी वो भी नीचे गिर जाएगी। सोचो। यस सर। तो एड्जॉर्प्शन क्या हुआ, घटा। क्या? तो मतलब हमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा, इसलिए हम लिख देते हैं कि एड्जॉर्प्शन हमारा क्या रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, या जिस नहीं गैस के केस में हम बोलते हैं इसको कि ये क्या है हमारा, अनसर्टेन। ठीक है, तो हम कभी भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गैस के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ते। किसके रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ते? गैस के रिस्पेक्ट में। हम उसको हमेशा पढ़ेंगे किसके,
एब्जॉर्बेंट या सॉलिड के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आई? Yes, sir. बोलो सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब जाके पूछ लेना किसी से, अपने क्लास के बच्चे किसी से पूछ लेना कि क्यों हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गैस के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ते, क्यों हम केवल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, अब एब्जॉर्बेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। अब उसका रीजन है, समझना। जैसे मैंने कहा ये मेरा सॉलिड है, कोई एक सॉलिड ले लो, इसको कौन सॉलिड माने? बोलो बोलो बोलो, कोई एक सॉलिड। अबे आइस नहीं, कोई सॉलिड मानो, कोई बढ़िया सा। चलो आयरन मान ले। हाँ फेरस, आयरन मान ले। ठीक। Yes, sir. अब सोचो आयरन पे सबसे अच्छा मान लो हमने, फॉर एग्जांपल इस पे तुम्हें बार बार याद रहे तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, प्लेटिनम लेता हूँ, ये तुम्हें एग्जांपल याद भी हो जाए। मैंने ये प्लेटिनम ले लिया, ठीक है। प्लेटिनम में सबसे अच्छा कौन चिपकता है आके? Hydrogen. H2. H2। अब सोचो ये H2 गैस के मॉलिक्यूल हैं जो आके इस पे चिपक गए, चिपक गए। बोलो। Yes, sir. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको नीचे से हीट करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? हीट। Heat. जब मैं हीट करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बोलो। यस सर। Yes, sir. वो टेम्परेचर धीमे धीमे इस सॉलिड से किस पे पास होगा? गैस पे। गैस। गैस की क्या बढ़ेगी? गैस में वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, वाइब्रेशंस की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से होगा क्या? वो अगल बगल वालों से अपने बॉन्ड्स क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। यस सर। जब बॉन्ड्स ब्रेक कर देंगे और तोड़ के, जो ये वाला अगल बगल का मतलब है ये वाला, ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर देगा और ये तोड़ के कहाँ निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। Yes, sir. तो Yes, जो sir. गैस चिपकी हुई थी वो निकल रही है, तो एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है. घट रहा है। ठीक है, तो आज के बाद वो तुमसे कभी नहीं बोलेगा, ऐसे कभी लिखेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑन एड्सॉर्बेंट, कभी नहीं लिखेगा। वो सिंपल लिखेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गैस पे तो कभी हम सोचते ही नहीं है। सोचते किसके लिए हैं? सॉलिड के लिए। सॉलिड। ठीक है, तो याद रखना इफ टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन क्या होगा? घटेगा। घटेगा। बोलो ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आगे सर. कोई दिक्कत किसी को? नो सर. ठीक, चलो आओ नेक्स्ट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब वो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्मो डायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। किसका थर्मोडायनेमिक्स अच्छा नहीं है? थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, जिसका अच्छा है उसका थोड़ा कम ध्यान भी चलेगा। ठीक है, अब याद करो पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स में हमने कुछ शब्द पढ़े थे, जैसे स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर. ठीक। यस सर। अब वो कह रहा है कि एड्सॉर्प्शन, पहला सवाल उसका, एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? अपने आप होता है या हमें कराना पड़ता है? सर कराना पड़ता है। कराना पड़ता है। ऐसा क्या? नहीं सर, अपने आप होता है। वो गैस के पार्टिकल जाएंगे तो अपने आप ही चिपकेंगे। सीधी सी बात है भाई। किसी सॉलिड के, सोचो, ध्यान सोचो कि कोई सॉलिड है, उसके बल के मॉलिक्यूल अनस्टेबल हैं या अंदर के मॉलिक्यूल स्टेबल हैं, ये जब तुम उस पर हाथ रखते हो तुम्हें पता लगता है क्या? नहीं ना। नहीं सर। वो तो है, वो तो टेबल को ही मालूम है, और टेबल उसको स्टेबल करने के लिए आसपास की सराउंडिंग से अपना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब है, मैंने एक ही कमरे में आयरन, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम तीनों रखे हुए थे, और मैंने उस कमरे में हाइड्रोजन गैस छोड़ दी, तो सबसे ज्यादा गैस किस पे जाके चिपकेगी? प्लेटिनम। प्लेटिनम पे। तो क्या मैंने
स्पेसिफिकली प्लेटिनम के डायरेक्शन में ही गैस छोड़ी थी क्या? नहीं सर। नो सर। मैंने तो रैंडम गैस छोड़ी थी ऊपर से, वो मैं हो सकता मैंने आयरन की तरफ से ही छोड़ी थी, पर वो आयरन से ज्यादा किस पे चिपकी जाके? प्लेटिनम पे। तो इसका मतलब मैंने उसको, ऐसा नहीं था कि मैंने आयरन के ऊपर प्लेटिनम डलवाई है, वो तो अपने आप गई और जाके चिपक गई। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं है बताओ? यस सर। ठीक, तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कि जो एड्सॉर्प्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सही है ना? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक, अब ध्यान समझना बात को। ये मेरा सॉलिड है और ये हवा में गैसेस घूम रही हैं, एयर में गैसेस हैं। एड्सॉर्प्शन हुआ, ध्यान समझना, तो ये सारी की सारी जो गैस में एयर में गैसेस थी वो जाके किस पे बैठ गई? सरफेस पे जाके बैठ गई। यस। ठीक है, मतलब मैं बोलूं बिफोर एड्सॉर्प्शन और आफ्टर एड्सॉर्प्शन। तो एक चीज बताओ, ध्यान समझना बहुत, यहाँ पे गैसेस जब चिपकी नहीं थी तो आराम से मस्त रैंडम डायरेक्शन में कहाँ पे घूम रही थी? नेचर में घूम रही थी, एयर में। यस सर। अब यहाँ पे जब आई तो इनकी रैंडमनेस खत्म कर दी गई क्योंकि ये बिल्कुल चिपक गई हैं। यस सर। नहीं समझ में आया? ठीक है, जैसे लॉकडाउन से पहले तुम लोग क्या थे? तुम लोग हवा थे, घर से निकलते थे रैंडम डायरेक्शन में, घूमा घूम लगे हो, तो तुम्हारे रैंडमनेस बहुत थी। जैसे ही लॉकडाउन लगा, तुम्हारी रैंडमनेस की क्या हुई? धज्जियां उड़ी। तुम्हें कहाँ चिपका Yes, के sir. बैठा दिया गया? घर में। घर पे। तो मैं बोलूं तुम्हारी रैंडमनेस बढ़ी या घटी? घट गई सर। तो इधर इधर से इधर जाने पे मैं बोल सकता हूं रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। यस यस सर। सर। रैंडमनेस का दूसरा नाम क्या था? एंट्रोपी एंट्रोपी, एग्जैक्टली। तो मैं बोलूं एंट्रोपी क्या हुई है? डिक्रीज। बोलो, प्लीज। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आ गया। अब तुम देखो, अब तुम्हारा दिमाग खराब करने वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है, जहां तुम्हारे दिमाग की ऐसी की तैसी होगी। मैंने बोला गिव्स एनर्जी, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैंने बोला गिव्स एनर्जी, मतलब कोई रिएक्शन, अच्छा एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस था नॉन स्पॉन्टेनियस था? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिव्स एनर्जी क्या होती है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिव्स एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव। हाँ, बोलो ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। ठीक, गिव्स एनर्जी का सबका फॉर्मूला, जिसको ये फॉर्मूला नहीं मालूम गिव्स एनर्जी का, वो बड़ी दिक्कत में है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो एक चीज सोचो, हमने बोला हुआ है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। सही है? यस सर। अगर ये वैल्यू तुम्हें नेगेटिव करनी है तो उसका मतलब ये वैल्यू तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। यस सर। पर टेक्निकली देखो, इस वैल्यू में जो डेल्टा एस है वो क्या हो रहा है प्रोसेस में? कम हो डिक्रीज। रहा है। ठीक है, मतलब जो एंट्रोपी है उसी तो डेल्टा एस बोलते हैं, वो प्रोसेस में डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल टी डेल्टा एस वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब नेगेटिव वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ओवरऑल गिव्स एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक, तो अगर हम इस प्रोसेस को सही माने तो हमारा ऊपर वाला प्रोसेस गलत साबित हो रहा है, और ऊपर वाले को अगर सही माने, इसको सही माने, तो हमारा ये वाला प्रोसेस गलत हो रहा है। तो इसका मतलब डेल्टा जी और डेल्टा एस इस समय एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यस सर। अब बताओ ये क्या फालतू का ड्रामा फैला है? अब इसको कैसे क्या सही कर सकते हैं कि दोनों सही हो जाए? कौन बताएगा? देखें किसका दिमाग कितना चल रहा है।
आइए आप और हम मिलके खेलते हैं कौन। एक बार दोबारा बताना प्लीज। ए, ये कुछ जबरदस्ती पूछते हैं क्वेश्चन, बताना समझ में आ गया है इसको? नहीं सर, नहीं सर, थोड़ा अच्छा, डेल्टा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या था? सर नेगेटिव। ठीक है, जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा था तो एंट्रोपी बढ़ रही थी या घट रही थी? बढ़ रही थी थप्पड़ खाने तेरे को? सर, घट रहा था। ये क्या हो रहा है, एंट्रोपी घट रही है? यस सर। तो एक चीज सोचो, डेल्टा जी हमें अगर नेगेटिव चाहिए तो हमें डेल्टा एस भी तो नेगेटिव पॉजिटिव करना पड़ेगा। जितना ज्यादा Yes. डेल्टा एस बढ़ेगा, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ेगी, ओवरऑल उतनी फॉर्मूले की नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। यस सर। और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा गिव्स नेगेटिव आएगा। पर यहाँ उल्टा Yes. हो रहा है, डेल्टा एस घट रहा है तो नेगेटिव वैल्यू फॉर्मूले की घट रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू फॉर्मूले की बढ़ जाएगी। डेल्टा एस। डेल्टा एस अगर घट रहा है तो यस सर। फॉर्मूले की जो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, यस सर। ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। पर ऊपर हमने Yes. देखा है कि अगर ये प्रोसेस करना है तो हमें फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो दोनों जगह एक दूसरे का अपोज हो रहा है, तो वो कह रहा है तो या तो कॉन्सेप्ट गलत है या पिछले साल थर्मोडायनामिक्स में फॉर्मूला पढ़ा वो गलत है। अगर नहीं गलत है तो उसको सही साबित करो, कैसे क्या होगा बताओ। सर हाँ सर जब ये इस केस में सर, जब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट में सर जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें से सर हीट एनर्जी निकलती है सर, तो इस केस में जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा। अरे शाबाश, वेरी गुड। इसे कहते हैं दिमाग चलाओ, इसी तरीके से दिमाग चलना चाहिए। अबे देखो, बिल्कुल देखो, साइंस बहुत सिंपल है, पता नहीं तुम लोग सोच क्यों नहीं पाते। हमने बोला यार देखो, तुम दिमाग लगाओ इस तरीके से, डेल्टा जी को मैंने ऊपर फिक्स कर दिया बाई कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक, मैंने इस वैल्यू को फिक्स कर दिया बाई कॉन्सेप्ट, तो मतलब तुम अब इस वैल्यू और इस वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली तुम्हारा पूरा दिमाग ना घूम के जाना चाहिए जिसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को? तुम लोग नाटक नहीं देखते? नाटक में क्या होता है, जैसे घर में 3 मेंबर हैं, 2 मेंबर को अगर घर की शांति भंग करनी है, 2 मेंबर्स को हम अफेक्ट नहीं डाल सकते। तो तुम्हें अगर घर की शांति भंग करनी है तो किस मेंबर को अफेक्ट डालोगे? तीसरे वाले को, जो शांत रहता है। शांत नहीं, मतलब जो कि हमसे अफेक्ट होगा उसको ना। तो जैसे देखो, तुमने Yes, कभी sir. सुना नहीं, जब पहले सचिन तेंदुलकर खेलता था तो दूसरी टीमें क्या बोलती थी, इसको आउट करना क्या है, मुश्किल है। यस सर। तो इस पे ध्यान मत दो, इस फैक्टर को छोड़ दो जो कि हमारे बस में नहीं है। ये अगर आउट होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो तुम जो बाकी के 10 प्लेयर हैं जो कि खराब खेलते हैं, उतना अच्छा नहीं खेलते, जो कि इजीली आउट हो जाते हैं, उन फैक्टर्स पे ध्यान दो ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो सेम वही Yes, चीज sir. वो कह रहा है कि अगर डेल्टा एच पे ध्यान दो, अगर हम जा रही है तो क्या टेंशन है, इस चीज को हाईली नेगेटिव करते जाएं। हाँ भाई, यस सर। जब इस चीज को हाईली नेगेटिव करते चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि चाहे ये वैल्यू कितनी भी पॉजिटिव होती जाए, ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब वो कह रहा है अगर हमारा इस फॉर्मूले को सही होना है तो डेल्टा एच हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव। दैट मीन्स यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो एड्सॉर्प्शन है वो एक कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। एग्जैक्टली, एड्सॉर्प्शन हमारा हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो अब समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि कैसे क्या हुआ। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो, अब इस ये तो चीज समझ में आ गई। अब तुम्हें एक बेसिक चीज समझाता हूं, ठीक है, जिसपे किसी ने ध्यान, जिसपे एक ही बंदे ने बस ध्यान दिया। ठीक है, एक चीज बताओ, मैं जब बिल्कुल शुरुआत में एड्सॉर्प्शन चालू किया था या सरफेस टेंशन चालू किया था तो मैंने क्या बोला था? सरफेस के मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं अनस्टेबल? अनस्टेबल।
अनस्टेबल के पास एनर्जी ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा ज्यादा। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो एयर के मॉलिक्यूल को अगर अपने ऊपर चिपकाते हैं तो क्यों चिपका रहे हैं वो? स्टेबिलिटी के लिए। और जब कोई चीज स्टेबल हो रही होती है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो रही होती है कम हो रही होती है? कम। कम। तो पहले एनर्जी ज्यादा थी अब एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम एनर्जी क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। यस सर। जब सिस्टम एनर्जी छोड़ता है तो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। सिंपल सेंस समझ में आ गया? यस फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे गिव्स एनर्जी का इंडिविजुअल रोल समझ में आया, क्योंकि वो अपने आप होती है तो वो स्पॉन्टेनियस होती है, सही है? यस सर। एंट्रोपी का रोल समझ में आ गया, क्यों एंट्रोपी घट रही है ये समझ में आ गया? यस सर। फिर डेल्टा एच समझ में आ गया, क्यों उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है? ठीक। तो अगर ये सब सारे फैक्टर समझ में आ गए दैट मींस तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन समझ में आ गया। बोलो कोई दिक्कत? हाँ सर एंट्रोपी डिक्रीज वाला पार्ट एक बार दोबारा बता। अरे एक चीज सोचो ना, एंट्रोपी डिक्रीज का मतलब क्या है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझना, रुको रुको बताते हैं तुमको। तुम गली पे क्रिकेट खेल रहे थे गली में क्रिकेट। यस सर। तुम पूरा एक बॉल का डिब्बा लेकर आए तो एक बॉल के डिब्बे में कितनी बॉलें निकली? पता नहीं मतलब। अबे गवां इंसान, कोई भी वैल्यू बोल दो। 10 निकली। ठीक। अब तुमने क्रिकेट खेलना चालू किया, तुम्हारे पास 10 बॉल थी। मस्त, तुमने पहली बॉल से क्रिकेट खेलना चालू किया, सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, कोई बॉल पकड़ने भाग रहा है, कोई बॉलिंग करने के लिए भाग रहा है, कोई रन लेने के लिए भाग रहा है, सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। तो रैंडमनेस है कि नहीं है? है। अब तुमने एक बॉल मारी, तुम्हारी कॉलोनी के किसी घर के छत पे चली गई। यस सर। उस छत पे जाने की परमिशन नहीं है। ठीक। पहले 10 बॉलें थी, अब कितनी रह गई? 9। ऐसे करते करते 1 घंटे बाद सारी की सारी बॉलें छत पे चली गई। यस सर। कितनी बॉलें बची तुम्हारे पास? कोई एक भी नहीं। ठीक है न, एक भी बॉल नहीं बची तो अब तुम क्रिकेट खेल पाओगे? नहीं सर। सबके सब एक जगह खड़े होकर छत को तकते रहोगे? यस सर। तो पहले सब इधर उधर तितर बितर भाग रहे थे, कोई बॉल लेने, कोई बॉलिंग करने, कोई कीपिंग करने, कोई रन लेने। सबकी रैंडमनेस खत्म हो गई क्योंकि सब एक ही जगह आके चिपक गए। यस सर। तो बेसिकली रैंडमनेस घट गई तो तुम टेक्निकली क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ी या घटी? कम हो गई। ठीक है, कम हो गई। या फिर दूसरे तरीके से देखो, जैसे जैसे बॉलें कम होती जाएंगी, छत पे जाती जाएंगी, वैसे वैसे तुम आपस में क्या डिस्कस करोगे? भाई अब तेज नहीं मारना है क्योंकि बॉलें खत्म हो रही हैं, बोलोगे? यस सर। ठीक है। यस सर। सोचो 10 बॉलें जब थी तुम बड़े बड़े छक्के मार रहे थे, समझना जब बॉलें आखिरी बॉल बची तब क्या खेलोगे? 1 टिप 1 हैंड कि भाई लंबा नहीं मारना है, बस यहीं दबा दबा के खेलो कि ये बॉल छत पे नहीं जाने पाए। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो सेम वही चीज, जैसे जैसे वो चीजें कहीं जाके चिपकती जा रही हैं, किसी घर में जाती जा रही हैं जहां जाके तुम उनको ला नहीं सकते, तुम्हारा रैंडमनेस घटता जाएगा। रैंडमनेस घटती जाएगी तो एंट्रोपी गई घट। अब समझ में आ गया? यस सर। तो बस यही केस है हमारा किसका? थर्मोडायनेमिक का एड्सॉर्प्शन में। ठीक। अब आओ नेक्स्ट चीज में। अब देखो एड्सॉर्प्शन। हाँ सर इस एग्जांपल में बॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? बॉल वो जो मॉलिक्यूल्स जो कि चिपक रहे हैं जाके, एब्जॉर्बेट। और एंट्रोपी कम हो रही है। हाँ जाए नहीं तो बेसिकली ऐसे मान लो, एक तो ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल बॉल कम होने से रैंडमनेस किसकी कम हो रही है? तुम्हारी रैंडमनेस कम हो रही है। यस सर। तो बस समझने को यही प्रोसेस है कि जैसे जैसे कहीं तुम चिपकते जाओ, मतलब सारी बॉलें चिपकती जाएंगी, सारी बॉलें जैसे ही कहीं चिपक जाएंगी वैसे ही वैसे तुम सब आके कहाँ खड़े हो जाओगे? एक ही जगह आके बैठ जाओगे और बस छत को देखते रहोगे कि कैसे वहां से बॉलें मिले। तो जो लोग पहले इधर उधर घूम रहे थे, जिनकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा थी, अब उनकी रैंडमनेस क्या हो गई? कम हो गई। बहुत कम। ठीक है, तो बस वही चीज है कि एंट्रोपी हमारी डिक्रीज हो गई। ठीक है। अब देखो वो कह रहा है एड्सॉर्प्शन जो है वो 2 तरह का है। वो कह रहा है कौन से 2 तरह हैं? पहला एड्सॉर्प्शन है जिसको कहते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक। पहला है फिजिकल एड्सॉर्प्शन
और दूसरा हमारा है केमिकल एब्जॉर्प्शन। कोई दिक्कत? ठीक। हाँ सर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? मतलब टेक्निकली इसका SiCl हटा दो और इसका क्या हटा दो, Ad हटा दो। ठीक, तो जो बचा उनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, सॉरी इसका केवल कल हटाना, इसका Cal हटा दो और इसका Ad हटा दो, तो जो बचेगा वो क्या बनाएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। सही है। इसका भी कल हटा दो और इसका भी Ad हटा दो तो क्या बनेगा, कीमो एब्जॉर्प्शन। कीमो नहीं, केमीजॉर्प्शन। ठीक है, क्या बना, केमीजॉर्प्शन। ठीक है, तो बेसिकली दो एड्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। देखो टेक्निकली बिल्कुल तुम्हारे यहाँ से कॉन्सेप्ट नाम पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए। किसके समझ में आया, क्या आइडिया आ रहा है? सर फिजिकल एड्जॉर्प्शन में सर जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, और सर केमिकल एड्जॉर्प्शन में सर जब वो दो केमिकल्स के बीच में जब सर वो एकदम मतलब चिपक जाते हैं एक दूसरे से, जैसे सर मरकरी में होता है। ठीक, देखो हाँ, मतलब ऑलमोस्ट जैसे तुमने बोला है सेम वैसा ही। देखो सिंपल चीज है, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर जाके बैठी, मतलब एब्जॉर्बेंट के ऊपर जाके बैठा, और बैठने के बाद उन दोनों के बीच में अगर कोई केमिकल रिएक्शन चालू हो गई तो वहां पे क्या होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक, और अगर वो चीज जाके नहीं केमिकल रिएक्शन करती है तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। बोलो सही है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल इज कि डस्ट का एक पार्टिकल तुम्हारी गाड़ी के ऊपर जाके बैठ गया। तो जब डस्ट का पार्टिकल तुम्हारी गाड़ी के ऊपर बैठता है तो क्या वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन चालू कर देता है? नहीं सर। नहीं, तो वो सिंपल एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। पर एक चीज ऐसा सोचो, तुम्हारे पापा किसी फैक्ट्री गए जहां पे एसिड का यूज होता था, तो वहां के एटमॉस्फेयर में एसिड की कुछ ड्रॉपलेट्स थी जो कि उड़ के आई और तुम्हारे पापा के गाड़ी के ऊपर बैठ गई। ठीक है, तो जैसे ही वो एसिड की ड्रॉपलेट गाड़ी के ऊपर बैठेगी, उन दोनों के उस गाड़ी की जो लेयर है आयरन की और वो जो एसिड, उनके बीच में कोई रिएक्शन होना चालू होगी। यस सर। तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, केमीजॉर्प्शन। जैसे तुम्हें इसका एग्जांपल बताऊं, जो गाड़ियां फैक्ट्री में जाती हैं उन, या कोई जो गाड़ियां थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्सपोजर में रहती हैं, देख, या जो गेट्स उन जगहों पे जहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, जैसे समुद्र के किनारे गेट्स, अगर वहां पे गेट पे अच्छे से पेंट ना किया जाए तो तुम देखना, या तुम्हारे घर का भी गेट बहुत सालों का पुराना हो तो देखना वहां आयरन के ऊपर लाल लाल धब्बे बन जाते हैं। देखें, छोटे से डॉटेड टाइप के धब्बे बन जाते हैं लाल लाल, जिसको जो कि जहां पे रस्टिंग हो जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ, धब्बे कैसे बने हैं, वो धब्बे ऐसे ही बने हैं कि बार बार उनके ऊपर कुछ केमिकल या मॉइस्चर आके बैठता था, जिसकी वजह से लेयर और उस पार्टिकल के बीच में केमिकल रिएक्शन होना चालू हो गई और उसने वहां पे वो धब्बे छोड़ दिए, जिसको हम बोलेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। बताओ समझ में आई बात? हाँ भाई। यस सर। सब लोग बोलो ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये चीज है हमारा एब्जॉर्प्शन, दो तरह का, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, अभी तक जो हम ऊपर पढ़ते हुए आए हैं वो सारा का सारा ऑलमोस्ट किसका था, फिजिकल का। ऊपर जितने ये पॉइंट्स पढ़े हैं तुमने, इवन फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े हैं, ये सारा का सारा हमने बात की है फिजिकल एड्जॉर्प्शन की। इसमें हमने कहीं भी अभी तक कोई भी टॉपिक या कोई भी टर्मिनोलॉजी या कोई भी कॉन्सेप्ट केमिकल एड्जॉर्प्शन का तुम्हारे लिए नहीं छेड़ा है। बात समझ में आई? तो ऊपर वाले पॉइंट्स क्लियर हैं, वो किसके हैं, फिजिकल। ठीक है, तो वो केमिकल एड्जॉर्प्शन के नहीं है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान है, केमिकल एड्जॉर्प्शन भी बहुत आसान है, बस थोड़े पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अब
इन दोनों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गया तुम्हारा, ये दोनों लंबे टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा लेके जाएंगे, जो कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, तुम्हें शेयर कर देंगे अपने, चाहे मैं तुम्हें नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है, और इसको एक बार लेक्चर को देख भी लेना। ठीक है, चलो जाओ।